मैं इसके बेसिक को आज बताऊंगी एंड इसके सेक्शन 1 और 2 से ही मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से इजी होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। 25 अप्रैल 1872 की बात है ये, जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। इसे पूरी तरीके से तैयार करने के बाद इसे लागू कब किया गया था? इसे किया गया था 1 अप्रैल 1872 को इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। तो इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसकी स्टार्टिंग 1 सेक्शन से स्टार्ट होकर 260 सेक्शन तक थी। उसके बाद देखा गया कि इसमें जो सेक्शन 6 पार्ट में है इसे कंबाइंड किया जाए। कंबाइंड करने के बाद इसे 3 पार्ट में हमें डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसमें बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को कंबाइंड किया गया था। कौन से सिमिलर हो सकते हैं, कौन से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से सेपरेट हो सकते हैं, ये सारी फॉर्मूलास को देखा गया। उसके बाद इसे सबसे पहले जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे जनरल प्रिंसिपल कहा जाता है उसे 1 सेक्शन से 75 सेक्शन तक रखा गया। हमें तो समझ आ गया इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आज हम समझेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 को पूरे भारत में लागू हो गया था। ये सेक्शन 1 में बताया गया है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। हटाने के बाद यह संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। तो इसके रूल्स जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 के जो भी पार्ट्स हैं उसे सब सेक्शन में बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरीके से प्रपोजल होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ 2 पर्सन है। फर्स्ट का नाम है सोहन, सेकंड का नाम है मोहन। तो सोहन को एक कार बेचनी थी। तो सोहन के पास एक सेकंड हैंड कार थी बट उसे बेचना था। तो मोहन को वो बोलता है सोहन कि मेरे पास एक पुरानी कार है, आप लेना चाहोगे? तो यहाँ सोहन क्या बोल रहा है? ऑफर दे रहा है। तो इसे ही कहा जाता है प्रपोजल का एक दूसरा रूप कह सकते हैं हम ऑफर। किसी भी चीज को ऑफर करना जो हमें सिखाया जाता है सेक्शन 2 के पार्ट ए में। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल को हम दूसरे पर्सन को देंगे तो वहीं पास वो ऑफर होगा। तो हम जो भी ऑफर है, जो भी प्रपोजल है, उसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसे बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हम प्रपोजल देने के लिए। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? सोशल मीडिया में ऐड देकर, ईमेल, फोन करके, मैसेज करके, या ऑनलाइन टैक्स करके, या पोस्ट करके, या लेटर करके, एप्लीकेशन, पेपर। इसके पार्ट सेकंड में है बताया गया है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि सोहन और मोहन है। तो यहाँ 2 पर्सन है। सोहन ने क्या बोला था कि आपको मैं एक कार देना चाहता हूँ जिसकी प्राइस 50,000 तक आप ले सकते हो, सेकंड हैंड कार है। तो यहाँ क्या है? सोहन सुन रहा है, उस कार को देख रहा है और एनालिसिस कर रहा है कि ये जो कार है मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी। तो वो सोचेगा कि हाँ मेरे पास है तो कार, बट इसे भी मैं ले लूँगा तो दूसरे काम के लिए इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो एनालिसिस करेगा, सुना, समझा और पूरी तरीके से समझने के बाद क्या बोलेगा मोहन? हाँ मैं कार लेना चाहता हूँ, मुझे ये कार लेनी है। तो कितने में लेनी है? 50,000 में डन करते हैं। तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस। किसी भी प्रपोजल को जब किसी पर्सन ने अपने मटेरियल की प्राइस बताई और सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बाद कोई भी पर्सन उसे हाँ देखता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद एनालिसिस करता है और उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। तो यही तरीका है समझने का सब सेक्शन बी को। एक्सेप्टेंस समझ आ गया। सब सेक्शन सी के बारे में समझ लेते हैं कि सब सेक्शन सी क्या कहता है। सब सेक्शन सी में प्रॉमिस के बारे में बताया गया है। जब सोहन और मोहन
दोनों ने अपनी जो बात है रखी और दोनों को वो कार भी पसंद आ गई, दोनों को वो डील पसंद आ गई। एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच में कमिटमेंट चलेगी। लाइक सोहन ने बोला कि जो मेरी कार है आप उसे 50,000 में लो, ये डील है एक, मतलब इसे हम प्रपोजल के रूप में दूसरे को दे रहे हैं। तो उसे सोहन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इशू नहीं आना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन आया और उसे भड़का के चले गया और वो नहीं ले रहा है, या ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वह जो भी प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है उसमें ब्रेक हो। लाइक सोहन जो भी उनके पास मटेरियल है उन्होंने पूरी डील कंप्लीट कर ली। तो मोहन ने बोला कि मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए सारे मनी को इकट्ठा करने के लिए, तब तक आप इसे प्लीज़ मत बेचना। तो यहाँ क्या आ जाता है, ट्रस्ट भी आ जाता है और यहाँ प्रॉमिस आ जाता है कि मोहन ने बोला है कि मुझे 1 मंथ तक इसे नहीं बेचना है। तो मोहन को उसने पहले ही बोल दिया कि आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, ठीक है आप अपना पैसा अरेंज करिए, तब तक मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर डील में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए, या कुछ भी चीज़ें नहीं बोली गई है तो उसे हम लॉन्ग टर्म तक कंप्लीट करेंगे जब तक ट्रांजेक्शन ना हो। तो इसी तरीके से समझा जाएगा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें एक भरोसा होगा और उसे जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो तब तक उसमें देखा जाएगा और प्रॉमिस को कंप्लीट किया जाएगा, रियल के बदले जो पैसा। तो ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी। अब सेक्शन डी के बारे में हम समझते हैं। दोनों के बीच में मटेरियल को सही रूप से रखना कि हम इतने पैसे के बदले इतने जो मटेरियल है वो आपको देंगे। और मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि बातों का ही हो, नो, दोनों के बीच में किसी न किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब वो सब सेक्शन डी में फिट ही नहीं होगा। तो इसमें दोनों में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए दोनों चीज़ें। तो सेक्शन ई में क्या बताया गया है, जो सब सेक्शन ई है उसे समझ लेते हैं। सब सेक्शन ई एग्रीमेंट को दर्शाता है। उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रपोजल के बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, प्रॉमिस हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में आने के बाद ये देखा जाता है कि ये जो सारी चीज़ें, जो इतनी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है कि नहीं, दोनों में प्रपोजल से लेकर कंसिडरेशन तक पूरी है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, मटेरियल को देंगे इतने पैसे में, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट हो जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पहुंचेंगे, और जो एग्रीमेंट है वो सब सेक्शन ई है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब सेक्शन एच है। जब हमारा प्रपोजल से एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एग्रीमेंट के बाद कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लीगल लॉ कंडीशन को फॉलो करना होगा एंड उसमें जो कंडीशंस होंगे उसे फुलफिल करना होगा। देखा जाए तो लॉ से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक एक लॉ कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही यह कहा जाएगा कि यह जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से लागू हो गया। तो देखा जाए तो इसमें जो एक लाइन होगी वो लॉ की होगी। तो ये लॉ में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे यह बताया जाता है।